को समझ रहा है कि भाई हाँ, ये सरकार हमारे लिए बहुत बेकार सरकार है। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा SC एक्ट पे भी हम देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं उस पर भी खतरा आ ही चुका था। नहीं, SC एक्ट का तो इतना बड़ा वो नहीं है, मगर यह है कि भाई जब हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो सीधी सी बात है हम तो गुलाम बने जाएंगे। SC एक्ट में भी लोग बाग परिवर्तन कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये वही वजह थी कि 2 फरवरी को जो इतना बड़ा भयंकर आंदोलन हुआ, दलित समाज में आक्रोश था, और इसी का कारण था कि आज दलित समाज बिल्कुल जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति और सचेत है। लेकिन क्या दोबारा फिर कब ऐसा होगा कि फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी मायावती जी? देखिए जी, ये तो मीडिया है जो अब मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि मायावती कमज़ोर है। आप बिजनौर में सर्वे कर लीजिए, बिजनौर में सब 8 सीटें हैं और 8 सीटों पर BSP मुख्य फाइट में है। तो उसका समाज प्लस हमारा बेस वोटर, दुनिया के अंदर किसी का बेस वोट सबसे ज़्यादा मजबूत है तो मायावती का बेस वोट है। मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। और इस बात को तो BJP वाले क्या पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कि भाई दलित समाज जो है एक यूनाइटेड समाज है। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि शुरुआती जो उभार हुआ मायावती जी का वो ये था कि उनकी जो बहुत ही फायरी स्पीचेस हुआ करती थी, जो बहुत तीखे बयान वो देती थी, एकदम से लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मायावती जी सिर्फ पर्चा रख के ही पढ़ती हैं, कभी भी वो अपने मन से एक्सटेम्पोर कोई बात नहीं बोलती हैं। तो एक इतने अच्छे वक्ता होने के बाद फिर वो एकदम गिनी चुनी बिल्कुल एक तरह से नपी तुली बात क्यों कहने लगी हैं? नहीं, वो तो शुरू से ही उनका रहा है कि कभी उन्होंने बिना उसके बोला ही नहीं है, क्योंकि वो इतना सब कुछ पढ़ी लिखे होने के बावजूद भी वो पर्चे से ही शुरू से ही बोलती हैं। ये शुरू से ही रहा है उनका, ये नहीं रहा कि पहले वो बिना पर्चे के बोलती थी आज पर्चे से बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से ही पर्चे में जो उन्होंने लिखा है वही बोलना है उन्होंने। तो जब आम लोगों से यहाँ बात करती थी शुरुआती दिनों में, जब वो नई बनी थी सांसद, तब भी पर्चे से पढ़ती थी? नहीं, जब तो ऐसी बातें करती थी, जब उसमें वो कोई स्टेज वाला नहीं मामला था, वो जब छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग होया करती थी, बड़े स्टेज वाली कोई मीटिंग नहीं होया करती थी, तो इसलिए उस समय इतना पर्चा वाला मामला नहीं था। जब तो जैसे यहीं आगे मंदिर में खड़े हो गए या गुरुजी के घर बैठ गए वहाँ, तो फिर तो मौखिक जो वैसी बात करते थे वैसी बात करती थी। लेकिन आजकल वो इतनी खामोश रहती हैं, उनकी सभाएं देखने को नहीं मिलती, किसी को समझ में नहीं आ रहा फिलहाल मायावती जी किसके साथ हैं। अपने साथ हैं तो समझ में आता है, लेकिन उनकी राजनीति थोड़ा सा एक तरह की मिस्ट्री बन गया है, एक तरह की एक ऐसी पहेली जो समझ में नहीं आ रही है। नहीं, देखो ऐसा है, अभी मायावती जी की राजनीति तो पहले से ही साइलेंट राजनीति रही है। दूसरे जो और अन्य पार्टी जो रहती हैं वो धरना प्रदर्शन और दुनिया भर के ड्रामे, दुनिया भर के ढोंगबाजी करती हैं। बहन जी का शुरू से ही जब से सरकार में 3-4 बार रही हैं, उनका कभी कोई इस तरह का मतलब दिखावा या धरना प्रदर्शन या लोगों पे ज़्यादा जाम लगाना या वो करना जैसा और पार्टियाँ करती हैं, बहन जी का कभी भी सरकार के टाइम में भी और बिना सरकार के भी बहन जी की राजनीति ऐसी रही है। बहन जी दिखावा कम करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं और ज़मीनी स्तर पर करती हैं। जितना समाज के लिए बहन जी ने किया है, शेड्यूल कास्ट के लिए किया है, SC के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टी ने किसी ने नहीं किया। मायावती की चुनावी रणनीति को लेकर पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार या उनके राजनीतिक विरोधी चाहे कुछ भी कहें, दलित समाज में मायावती की शैली को लेकर कोई सवाल नहीं है। बहन जी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम उनकी खामोशी समझते हैं। बहन जी को सड़क पर उतरने की भी जरूरत नहीं है, सड़क की राजनीति के लिए कार्य करता है ना। मायावती प्यारी हैं, न्यारी हैं और उनका हर अंदाज निराला। बहन जी हाँ कहें तो हाँ, ना कहें तो ना। बहन जी अगर दिन को रात कहेंगी तो हम रात कहेंगे। मायावती की कामयाबी को सिर्फ जातिवादी राजनीति कहकर निरस्त करने वाला अपर कास्ट मिडिल क्लास या उनके जरिए बनाई गई अपनी खुद की और दलित महापुरुषों की मूर्तियों पर बवाल करने वाला मीडिया कभी नहीं समझ सकता कि मायावती ने दलित समाज को आखिर क्या दिया। मायावती को लेकर ये भक्ति बिला वजह नहीं है। उन्होंने दलित समाज को वो गरिमा और आत्मसम्मान दिलाया जिसका वादा भारत का संविधान करता है, जिसका सपना पहले भीमराव अंबेडकर और फिर काशीराम ने देखा। लेकिन जिस सत्ता ने दलित की बेटी को राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रतीक बना दिया, वही सत्ता आखिर क्यों आज उनके उतार की इबारत लिख रही है। तो काशीराम जी का होना ज़रूरी था एक मायावती बनने के लिए, और एक मायावती का होना ज़रूरी था काशीराम का सपना पूरा करने के लिए, क्या ये कहना सही है? नहीं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे पूरक हैं। अगर जो ये मिशन है वो तो काशीराम जी का ही है। जो दलित विमर्श उन्होंने आरंभ किया वो काशीराम का है, लेकिन उस विमर्श को आगे बढ़ाने में, उस आंदोलन को और मिशन को आगे बढ़ाने में मायावती का बहुत बड़ा योगदान है और उन दोनों ने मिलकर उस मिशन को बचाया। ये सामाजिक आंदोलन से ही राजनीतिक उसमें बदला, ये था ही सामाजिक। काशीराम ने बहुत सोच समझकर इस आंदोलन को शुरू किया था और वो कहते भी थे कि उनका मकसद राजनीति या सत्ता नहीं है,
उनका मकसद दलितों को आगे लाना, दलितों को उनके हक और इंसाफ के लिए उनको खड़ा करना और उनको संघर्ष के लिए तैयार करना, ये उनका वो था। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली और वो सब दूसरी चीज़ें, राजनीति भी आती गई और सत्ता तो भी। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके साथ गठबंधन नहीं हुआ मायावती जी का, लेकिन ऐसे में चूंकि भाजपा के लिए बार बार ये कहा जाता रहा कि ब्राह्मणवादी पार्टी है और दलितों में जो विमर्श है वो ये कि वो एक तरह से ऑपरेसर हैं, वो उत्पीड़न करते हैं, तो उत्पीड़न करने वाले और जिनका उत्पीड़न हो रहा है वो कैसे साथ आए और इसको दलितों ने कैसे देखा, इसको अपर कास्ट के लोगों ने कैसे देखा जब ये भाजपा